वेलकम बैक मेरे प्यारे साथियों। टारगेट सीयूईटी 2026 के एग्जाम को देखते हुए मेरे प्यारे साथियों, हम सभी आपके बीच में जनरल टेस्ट जो पेपर का हिस्सा है, जिसमें आपको मैं जियोग्राफी का पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं पूरे वर्ल्ड जियोग्राफी कंप्लीट कराने के लिए आपके बीच में यूट्यूब पर आया हूँ और पूरे वर्ल्ड जियोग्राफी का एक एक टॉपिक आपको कवर कराऊंगा। लास्ट यानी जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया, और आज हम आपको पढ़ाएंगे एटमॉस्फेयर यानी पृथ्वी का वायुमंडल क्या है, वायुमंडल कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा और किस टाइप का इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं, उन सारे क्वेश्चंस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जितने लोग आपका सीयूईटी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप सभी के लिए सबसे बेनिफिशियल वीडियो होगा और आप रेगुलर हमारे साथ इस सेशन में बनिए, ठीक है, जिसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कराऊंगा टॉपिक वाइज टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर यानी पृथ्वी का वायुमंडल। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वी का आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। अब जरा एक चीज समझना आप लोग, जो भी अर्थ है, इस अर्थ पर तीन चीज होता है, ठीक है। चलो देखो, मैं आपको दो तीन चीज डायग्राम बनाता हूं। जैसे यहां पर अगर हम बात करें इस अर्थ की, तो इस अर्थ में तीन हिस्से देखने को मिलते हैं बेसिकली, ठीक है। एक आपको ये हो गया और एक ये हो गया। ये तीन हिस्से हैं अर्थ पर। एक तो आपका स्थल मंडल होता है, पृथ्वी पर एक कौन सा मंडल होता है, स्थल मंडल, यानी जिसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका स्थान मंडल, स्थल मंडल, इसको हम लोग लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। एक आपका होता है जल मंडल, पृथ्वी पर एक स्थल होता है, एक जल होता है, जल को हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और एक होता है आपका, ठीक है, जल हो गया, उसके बाद आपका स्थल हो गया, और एक हो गया आपका वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। यही पृथ्वी पर तीन चीज होता है, और जहां तीनों चीज मिलता है, यानी जल भी मिलता है, वायु भी मिलता है और स्थल भी मिलता है, उसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं, यानी जैव मंडल बोलते हैं। उसको हम लोगों ने बोल दिया बायोस्फीयर, यानी इसको हम लोगों ने जैव मंडल के नाम से जानते हैं। यही पृथ्वी का सीन होता है। जहां सिर्फ स्थल है उसको स्थल मंडल, जहां सिर्फ वायु है उसको वायुमंडल, जहां सिर्फ जल है उसको जल मंडल, और जहां तीनों पाया जाता है उसको हम लोग आपका बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं, इसको जैव मंडल के नाम से जानते हैं। इन्हीं कड़ी में आज की जो हमारी क्लास है मेरे प्यारे साथियों, जिसमें हम आपको पढ़ाऊंगा एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी पृथ्वी पर कौन कौन सी वायु है, वायु में कैसे है, इन सारी पॉइंट्स पर आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है। इस अर्थ के सतह पर आप बैठे हो, यानी इस अर्थ के सतह से ना जो भी इसके आसपास जो भी गैसों का समूह होता है, मान लीजिए चारों तरफ ये एक गैस है, ग्रुप्स ऑफ गैस कहेंगे, यानी गैसों का समूह, ग्रुप्स ऑफ गैसेस, यानी गैसों का समूह, गैसों का मिश्रण, गैसों का जो मिश्रण है, मिक्स है, इसी को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल बोलते हैं। तो जो गैसों का मिश्रण होता है इसको हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं, एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। और इस एटमॉस्फेयर के कई लेयर होते हैं, 4-5 लेयर होते हैं, जिनमें आपको एक एक लेयर के बारे में पूरा डिटेल से आपको एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा आपको। तो एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें ग्रुप्स ऑफ गैस होता है, यानी गैसों का कई सारे गैस के ग्रुप्स होते हैं, जिनका आपस में क्या होता है, मिक्स होता है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं गैसों का मिश्रण, मिक्स ऑफ गैसेस के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, सबसे कम कौन सी गैस है, तो अगर हम 100% अगर वायुमंडल की गैसेस की बात करें, तो इस 100% में साथियों आपको बता दूं, इस 100% में आपको मैक्सिमम कौन है, तो इस 100% में मैक्सिमम आपको नाइट्रोजन देखने को मिलती है। उसके बाद कौन देखने को मिलता है, ऑक्सीजन देखने को मिलता है। तो नाइट्रोजन अप्रोक्स आपके 78% के आसपास होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो आपका 28% के आसपास होता है, मतलब कि कहीं कहीं 20 पॉइंट कुछ परसेंट लिखता है, बट ये नॉर्मल आप एक आइडिया ले लो कि 78% हो गया, 21% हो गया। अगर हम बात करेंगे कि आर्गन, जो कि एक आपका नोबेल गैस है, जो आपका एक अक्रिय गैस होता है, जिसको हिंदी में अक्रिय गैस बोलते हैं, ठीक है, इसकी जो परसेंटेज होती है 0.93% होती है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार है इस अर्थ पर, अगर गर्मी है किसी गैस की वजह से, तो वो कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है साथियों,
अगर हम इसको जोड़ें तो आपको देख लो 78 और 21 लगभग 99% हो गया, और 1% में 0.93% तो आर्गन हो गया, और 0.03% क्या हो गया, कार्बन, और बाकी के अदर गैसेस हम लोग मान लेते हैं नियान है कुछ परसेंट, 0.001% के आसपास होता है। ठीक है, रेडान एक ऐसा अक्रिय गैस है जो इसमें नहीं पाया जाता है। तो ये है आपका गैसों का मिश्रण जो हमारे वायुमंडल में, ये 5 गैसें जो है वो मेजरली ये 4 गैस आपको देखने को मिलती है, जिसमें नाइट्रोजन है, ठीक है, जो पौधों में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करता है। जीवनदायी गैस, अगर हम इस अर्थ पर जिंदा हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक किस गैस का है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन नहीं रहता तो इस अर्थ पर जीवन संभव नहीं था। आर्गन है, एक अक्रिय गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, अगर ये कार्बन धीरे धीरे बढ़ती है तो गर्मी का तापमान बढ़ता जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन अगर इसकी परसेंटेज बढ़ेगी तो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे वायुमंडल के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मिक्स ऑफ गैसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल क्या है, गैसों का एक मिश्रण है। ठीक है, लेकिन ये गैस ना कैसे क्या है, इनका लेयर क्या है, इन पर आज हम लोग बात करेंगे। तो वायुमंडल की अगर हम लेयर की बात करें तो एक नॉर्मल अगर हम आपको डायग्राम लेते हैं, देखते हैं आप लोग क्या इस पर आता है। ये मान लो कि ये आपका अर्थ का सरफेस हो गया, ये आपका अर्थ का सबसे सरफेस निचला हिस्सा हो गया। अब इसको ना थोड़ा सा हम लोग कई हिस्सों में बांटेंगे और एकदम लॉजिकली समझेंगे कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं। तो पहला तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा अगर हम इसमें डायग्राम बांटे तो ये हो गया एक, ठीक है, उसके बाद ये तीसरा हो गया, ठीक है, यानी ये आपका ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, आपका मीजोस्फेयर हो गया, उसके बाद आइनोस्फेयर होगा, ये हो गया आपका आइनोस्फेयर, ठीक है, एंड देन लास्ट आपका एक्सोस्फेयर हो जाएगा। इसके ऊपर कौन सा हो जाएगा, एक्सोस्फेयर हो जाएगा। अब जरा इसको समझिएगा, सबसे नीचे वाला जो मंडल होता है, सबसे नीचे वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्षोभ मंडल का मतलब होता है, इसको हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रोपो स्फेयर। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो मंडल होता है, ये वाला तो हो गया आपका क्षोभ मंडल, ये वाला जो मंडल होता है इसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। इसके ऊपर वाला जो मंडल होता है इसको हम लोग मीजोस्फेयर बोलते हैं, यानी मध्य मंडल बोलते हैं, मध्य मंडल यानी मीजोस्फेयर होता है। इसके ऊपर वाला जो मंडल होता है इसको हम लोग आयनोस्फेयर बोलते हैं, यानी आयन मंडल बोलते हैं, आयन मंडल यानी आयनो स्फेयर हो गया। और इसके ऊपर का जो मंडल है इसको हम लोग एक्सोस्फेयर बोलते हैं, एक्सोस्फेयर यानी बाह्य मंडल हो गया। ये हो गया आपके वायुमंडल के लेयर। कितने लेयर हो गए, 1 2 3 4 5। वायुमंडल को कितने लेयर में बांटा गया है, 5 लेयर में। अब जरा इनकी हम लोग कैसे कहेंगे कि भाई ये यहां से यहां तक है, तो ये 0 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक ये आपका ये 2 हिस्सा देखने को मिला, यानी जो समताप जो क्षोभ मंडल है, जो सबसे निचला हिस्सा है, इसकी 2 मोटाइयां देखने को मिल रही है। ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र है, ये आपका पोलर एरिया हो गया, पोलर एरिया मतलब हो गया ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र में अगर हम बात करें ध्रुवीय क्षेत्र में कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर होती है। वो कितने किलोमीटर होती है, 8 किलोमीटर होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि यही विषुवत रेखीय मतलब कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में, यानी इक्वेटर के क्षेत्र में अगर हम बात करें, विषुवत रेखा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो इसकी जो हाइट होती है वो कितना किलोमीटर होती है, 18 किलोमीटर होती है। यानी ट्रोपोस्फेयर 2 जगह पर अलग अलग इसकी मेजरमेंट होती है। क्षोभ मंडल पर ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, जबकि इक्वेटर पर ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है, 18 किलोमीटर के आसपास होती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो 18 से जो 50 किलोमीटर का जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं आपका समताप मंडल। 18 से जो 50 का एरिया है जिसको हमने नाम दे दिया कौन सा मंडल, समताप मंडल। अगर हम बात करें 50 से 80 किलोमीटर का एरिया, यानी 50 टू 80 किलोमीटर का जो एरिया है जिसको हम लोगों ने बोल दिया मध्य मंडल। और मध्य मंडल से ऊपर जब हम चलेंगे तो यहाँ 640 किलोमीटर तक,
640 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है जिसको हम लोग आइनोस्फीयर बोलते हैं, और आइनोस्फीयर के ऊपर का जो हिस्सा है जिसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं, और एक्सोस्फीयर का कोई भी मतलब कि अब इसकी अपर लिमिट नहीं फिक्स है, अब ये कितना भी ऊपर चला जाए इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको 5 लेयर देखने को मिला। 0 से 18 किलोमीटर यानी विषुवत रेखा के क्षेत्र में ये आपका ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल की ऊंचाई है। 18 से 50 किलोमीटर समताप मंडल, 50 से 80 किलोमीटर मध्य मंडल मीसोस्फीयर, 80 से 640 किलोमीटर का जो है वो आपका आयनोस्फीयर है, आयन मंडल हो गया, और उसके ऊपर जो भी है वो आपको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फीयर, यानी वो एक्सोस्फीयर हो गया आपका कितना किलोमीटर, 640 किलोमीटर के ऊपर का हिस्सा होता है जिसको आयन बाह्य मंडल या बहिर्मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इनसे क्वेश्चंस क्या आता है कि जैसे आप पेपर में आ गया कि जितने भी आपके क्लाइमेट संबंधी जो भी इंसिडेंट्स होती हैं यानी मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, कहाँ पर टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, कहाँ पर एरोप्लेन उड़ाया जाता है, कहाँ से रेडियो वेव को रिटर्निंग होती है, कौन सा मंडल जो होता है जिसमें टेम्परेचर एकदम जीरो मतलब कि एकदम माइनस में होता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कहाँ पर एस्ट्रॉइड्स की घटना होती है, एस्ट्रॉइड्स में आग लग जाती है, कहाँ पर आपका जियो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, ठीक है, कहां पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, मतलब इन सारे क्वेश्चंस के जवाब अब आपको यहां से देखने को मिलेंगे, और बहुत इजी वे में आपको एक एक पॉइंट, पहले तो इन पांचों का लेयर याद कर लो। सबसे पहले कौन है आपका ट्रोपो, उसके बाद स्ट्रेटो, उसके बाद मीसो, उसके बाद आइनो, आइनो के बाद एक्सो, ठीक है, ये 5 लेयर आपको इजिली याद कर लेना है। कौन कौन सा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद आपका मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, और उसके बाद बाह्य मंडल। अब जरा हम बात करेंगे कि क्षोभ मंडल से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, इन बुलेट पॉइंट्स को आप लिखते चलना है, ठीक है, एक बुलेट पॉइंट बना लीजिएगा क्षोभ मंडल से क्या क्या। सबसे पहले कि जब आप क्षोभ मंडल में जब आप नीचे से ऊपर जाओगे यानी जमीन के सतह से ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहला तो ये क्वेश्चन होगा कि सर टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, गिरता है यानी नीचे की तरफ आता है, कितना, तो सर 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 165 मीटर 165 मीटर अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर जो होती है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो जाती है यानी नीचे की तरफ आ जाती है। जैसे आपने अर्थ के नीचे पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर कि 32 मीटर आप नीचे जा रहे थे तो टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जा रहा था, लेकिन यहां पर क्या है कि आप 165 मीटर ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जा रहा है, नहीं लगभग 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे ना तो 6.5 डिग्री यानी 6.4 डिग्री के आसपास आपका टेम्परेचर गिर जाएगा। यानी पृथ्वी के सतह से अब आपको फील हो रहा होगा कि पहाड़ों की तरफ आप जाते हैं तो टेम्परेचर क्यों कम होता है, क्योंकि ऊंचाई पर है, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो टेम्परेचर क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, ये नॉर्मल रूल कहता है। और ये घटना सिर्फ और सिर्फ आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। जैसे ही आप स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचोगे समताप मंडल में टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी यहां पर टेम्परेचर सेम होता है, यहां पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम ही है समताप, यानी तापमान यहां पर क्या होता है, सम होता है यानी समान होता है, इक्वल होता है, यानी यहां पर टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाओगे मीसोस्फीयर यानी मध्य मंडल, ये पूरे एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा मंडल होता है, इसमें अगर हम बात करें टेम्परेचर का तो सबसे कोल्डेस्ट होता है, सबसे अगर हम बात करें कोल्डेस्ट का सबसे ठंडा की बात करते हैं, और इसमें टेम्परेचर आपका -100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो पूरे वायुमंडल का सबसे ठंडा हिस्सा कौन होता है, तो आपका कौन सा मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया। इसके बाद ऊपर जाओगे तो थोड़ी गर्मी आ जाएगी क्योंकि सन का प्रकाश भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, अब आपके इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पहली तो घटना ये होगी। दूसरी घटना इसमें आपको एक चीज और देखना है, जितने भी क्लाइमेट संबंधी घटनाएं होती हैं यानी मौसमी घटनाएं जितने भी होती हैं, जितने भी क्लाइमेट से रिलेटेड जो घटना होती हैं, ठीक है, मौसमी घटना अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, मौसमी घटना के यानी क्लाइमेट इंसिडेंट्स जितने भी होते हैं वो सब इसी में होते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या कह सकते हो, आंधी तूफान चक्रवात। अगर हम बात करें क्लाउड्स की, अगर हम बात करें क्लाउड्स की यानी बादल का, तो बादल किस मंडल में तैरता है, तो आप बिल्कुल जवाब दोगे सर क्षोभ मंडल में होता है, ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, बादल होता है। मौसमी घटनाएं जितने भी मौसमी इंसिडेंट्स होंगी वो सब किस में होती हैं, इसी में होती है, यानी आंधी तूफान बादल का गरजना ये सब कुछ। हेलीकॉप्टर किस में उड़ता है, इसमें उड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें एरोप्लेन यानी आपका जो हवाई जहाज होता है वो इसमें उड़ता है, यानी ये जो हवाई जहाज होता है आपका, ठीक है,
ये आपका हवाई जहाज हो गया, और ये हवाई जहाज जो है वो इस मंडल में उड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर का, तो इसमें आ जाएगा आपका हेलीकॉप्टर आ जाएगा, हेलीकॉप्टर आ जाएगा। दूसरी बात, इस मंडल को, क्षोभ मंडल को कहीं कहीं संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्षोभ मंडल को हिंदी में एक और नाम होता है, इंग्लिश में तो सेम नाम एक ही है, ट्रोपोस्फियर, लेकिन क्षोभ मंडल को कहीं कहीं हिंदी में एक और नाम देता है, संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर चेंज होता है, यहाँ मौसम बदलता रहता है, इसलिए इसको संवहन मंडल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो एक हो गया ये संवहन मंडल हो गया। दूसरा यहाँ पर आपका इसको क्षोभ मंडल, इसकी विस्तार आपने देख लिया, इसमें टेम्परेचर की बदलाव होती है, इसमें मौसमी घटनाएं होती है, इसमें हेलीकॉप्टर होता है, इसमें बादल उड़ता है। तीसरे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि गर्मी के दिन जब आते हैं ना, तो गर्मी के दिन में क्षोभ मंडल की ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें कि गर्मी का सीजन में, यानी जिस समर सीजन जो होती है, गर्मी का सीजन जो होता है, गर्मी के समय क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है, यानी इसकी जो हाइट होती है, इसकी जो हाइट होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। यानी क्षोभ मंडल की जो हाइट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यही ठंडे के दिन में जब इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो डिक्रीज हो जाती है, यानी नीचे की तरफ आ जाती है। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ती है और घटती है कब? अगर आपसे पेपर में आ गया कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है, ठीक है, और ठंडे के दिनों में घट जाती है। क्या ये स्टेटमेंट राइट है? बिल्कुल ये स्टेटमेंट राइट है। बिकॉज रीजन क्या है इसका? क्योंकि जब गर्मी होता है तो हवाएं गर्म हो जाती हैं, और हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, तो गैस भी थोड़े से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इसलिए इस मंडल में आपको गर्मियों के दिनों में थोड़ी सी ऊंचाई ऊपर हो जाती है, और ठंडे के दिनों में आपकी ऊंचाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये आपका एक बॉर्डर है जिसको हम लोग क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं, ट्रोपो बॉर्डर, ट्रोपो लिमिट के नाम से जानते हैं। ये आपका स्टैटो लिमिट है, ये आपका मीजो लिमिट है, ये आपका आइनो लिमिट है, ये सब लिमिट के नाम से, यानी सीमा हो गए आपके। ठीक है, तो इनके सारे बुलेट पॉइंट आपको देख लिया। इसमें सिर्फ आपको 2 ही 3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो पहला आपका क्वेश्चन आ गया कि टेम्परेचर इक्वल होता है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होता है। दूसरा, इसमें एरोप्लेन उड़ाया जाता है, यानी हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज इसी में उड़ाई जाती है। ठीक है, एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं इसमें। ठीक है, तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर देखने को मिलती है, इसमें आपको एक गैस का लेयर होता है, और उस गैस का नाम है आपका ओजोन लेयर। ठीक है, उस गैस को हम लोग ओजोन गैस के नाम से जानते हैं। ये आपका एक गैस है, और इस गैस की जो लेयर है, इस लेयर को हम लोगों ने नाम दे दिया ओजोन लेयर। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया कौन सा लेयर? ओजोन लेयर, ओजोन गैस बोलते हैं। तो ये हो गया आपका ओजोन, यानी O3, ओजोन गैस। कई बार पेपर में आ रखा है कि ओजोन गैस किस मंडल में होता है, तो आंसर क्या होगा? समताप मंडल में होता है, यानी आपका स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। अब ये ओजोन गैस का मतलब क्या है? ये सूर्य है, इस सन की किरण हमारे अर्थ पर आती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं नीचे, हम लोग यहाँ नीचे बैठे हैं, तो ये अर्थ पर आती है। तो सन के वेव में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो यूवी किरणें होती हैं, जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उस अल्ट्रावायलेट रेज को जो ओजोन परत है वो क्या कर देता है? उसको अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, या रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, यानी ओजोन परत हमारे पृथ्वी पर आने वाले परावैंगनी किरणों को, यानी यूवी रेज को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है या अवशोषित करता है। अगर ये यूवी रेज हमारे अर्थ पर आ जाते हैं तो क्या होगा? उस समय हमारे त्वचा संबंधी यानी स्किन संबंधी डिजीज स्टार्ट हो जाएंगे, यानी लोगों को कैंसर होगा। कौन सा कैंसर? त्वचा कैंसर होगा। ठीक है, और सबसे पहले किसको कैंसर होगा? जिसमें मेलानिन की संख्या ज्यादा होती है। मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन में पाया जाता है। जिसमें मेलानिन का मात्रा ज्यादा होता है वो उतना ही काला होता है, और जिसमें मेलानिन की मात्रा कम होती है वो उतना ही गोरा होता है। अगर कोई इंसान गोरा है यानी उसमें मेलानिन की मात्रा कम है, अगर कोई इंसान काला है यानी उसमें मेलानिन की मात्रा ज्यादा है। ये स्किन का एक पिगमेंट होता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर यूवी रेज आएगी तो सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करेगी? जिसमें मेलानिन कम होगी। यानी सबसे पहले स्किन कैंसर किसको होगा? उसको होगा जो गोरा है। ठीक है, यानी गोरे लोगों को पहले कैंसर होगा। और गोरे लोगों को गर्मी भी ज्यादा लगता है, इसीलिए गोरे लोग क्या कर रहे हैं? एसी लगा रहे हैं। और एसी से जो गैस निकलती है जिसका नाम है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रहा है? ओजोन को डिफेक्ट कर रहा है, ओजोन लेयर को क्या कर रहा है? डिफेक्ट कर रहा है। यानी जो पृथ्वी पर जो भी ये आपके CFC है, फ्रियॉन है, अमोनिया है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग से जो कार्बन की जगह गैसेज हैं, ये सारे गैसेज ओजोन को डिफेक्ट कर रहे हैं, और ओजोन का लेयर धीरे धीरे पतला होते जा रहा है। तो अगर हम बात करें ओजोन के लेयर को किससे मापते हैं, तो उस ओजोन की जो मोटाई है इसको हम लोग किससे मापते हैं? डॉब्सन से मापते हैं।
ओजोन की मोटाई किससे मापते हैं? अगर इसके मेजरमेंट की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है उसका नाम है डॉब्सन। क्या नाम है? डॉब्सन। डॉब्सन यूनिट से हम लोग क्या करते हैं, ओजोन को, ठीक है, मेजर करते हैं। ओजोन की जो लेंथ होती है वो डॉब्सन से मेजर किया जाता है। और धीरे धीरे ओजोन की मोटाई कम होते जा रही है क्योंकि हम लोग धीरे धीरे ज्यादातर एसी का यूज कर रहे हैं जिससे एक सीएफसी गैस निकलते हैं, और वो एसी हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारे ओजोन लेयर को डिफेक्ट कर रहा है। यानी लंबे समय तक अगर इसी तरह हम लोगों ने एसी का यूज करते रहे, फ्रियॉन गैस छोड़ते रहे, अमोनिया गैस छोड़ते रहे, सीएफसी गैस छोड़ते रहे, तो ओजोन पतला हो जाएगा और ओजोन से सीधे छेद करते हुए सूर्य की जो पराबैंगनी किरण है वो पृथ्वी पर आएंगी और धीरे धीरे लोगों को यहाँ कैंसर होना शुरू हो जाएगा। लोग को क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो ओजोन के बारे में देख लिया। ओजोन हमारे लिए बहुत प्रोटेक्टिव होता है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ओजोन किस मंडल में देखने को मिलता है? समताप मंडल में देखने को मिलता है। अगर हम इससे थोड़ा ऊपर चले तो इनसे एक ही क्वेश्चन आता है, इसमें टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाती है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाती है। नेक्स्ट अगली बात, अगर इसमें एक और क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, जितने एस्ट्रॉइड संबंधी इंसिडेंस होती है, जैसे आप लोग एक सुने होंगे टूटता हुआ तारा। तारा कभी नहीं टूटता है क्योंकि तारा एक गैस है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि गैस कभी टूटे। गैस खत्म हो जाएगा तो गैस खत्म हो गया, यानी गैस टूटेगा नहीं। लेकिन अगर कोई एस्ट्रॉइड है, मतलब कि छोटा सा उल्का पिंड है, अगर उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आ रहा है और इसी में वो उल्का पिंड बर्न हो जाती है, यानी जल जाती है, यानी जो उल्का होती है, जो उल्का होता है आपका उल्का पिंड, यानी उल्का पिंड संबंधी, एस्ट्रॉइड संबंधी जितने भी घटनाएं होती हैं, उल्का पिंड संबंधी जो भी घटना होती हैं, जो भी घटना होती हैं, ठीक है, वो सब किस में होते हैं? जैसे वही जब ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो इसमें इतना ज्यादा घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है कि उसमें आग लग जाता है। और हम लोग जमीन से देखते हैं तो कह रहे हैं वो देखो टूटता हुआ तारा, ठीक है, जिसको हम लोग मन्नत मांगते हैं कि अगर ये हम तारे को देख लिए तो हम आईएएस बन जाएंगे, वो हमको मिल जाएगी, वो हमको मिल जाएगी। तरह तरह की हम लोग अपने डिमांड को मांग करते हैं कि टूटता हुआ तारा से जो मांगो वो मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, टूटता हुआ तारा होता ही नहीं है, वो तो एस्ट्रॉइड्स है जो कि आपके मीसोस्फीयर में घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से बर्न कर गया है, जो हमको नीचे से देखने पर लगता है कि टूटता हुआ तारा है। तो जितने भी आपका एस्ट्रॉइड संबंधी घटनाएं होती हैं वो मीसोस्फीयर में देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें इसके ऊपर आयनोस्फीयर की, यानी आयन मंडल की बात करें, आयन मंडल से एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होता है कि अगर मान लो हम इस पृथ्वी के क्षोभ मंडल पर बैठे हैं और इस क्षोभ मंडल से अगर हम लोग किसी भी तरीके का कोई वेव ऊपर की तरफ भेजते हैं जो रिफ्लेक्ट होकर हमारे अर्थ पर आती है, यानी अगर हमारे यहाँ से रेडियो तरंग जो होते हैं, जो रेडियो वेव होते हैं, उनका रिफ्लेक्शन अर्थ पर किस मंडल से आता है? तो आयन मंडल से आता है। यानी इसमें हम सीधे बात करेंगे रेडियो वेव की, यानी रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगों का परावर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडियो वेव। रेडियो वेव का रिफ्लेक्शन किस मंडल से होता है? तो आयन मंडल से होता है। और यही रीजन है कि हम लोग पृथ्वी पर मोबाइल है, फोन है, टीवी है, जितना हम लोग चला रहे हैं, ये सारा का सारा रिफ्लेक्शन, जैसे हमारे यहाँ मान लो टावर लगा है, तो टावर कहाँ से रिफ्लेक्ट करता है? तो आइनोस्फीयर से। आइनोस्फीयर के पास कहाँ से आता है? तो सैटेलाइट से आता है। तो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट अपना देगा आइनोस्फीयर में इसको, और आइनोस्फीयर से वो टकरा के हमारे नेटवर्क में, मतलब कि हमारे टावर के पास आएगा, टावर से टकरा के हमारे मोबाइल में सिग्नल आता है, हमारे टीवी में सिग्नल आता है। तो सीधा सीधा ये मंडल जो होता है ये पृथ्वी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जो आज अत्याधुनिक जमाना में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, और टीवी, न्यूज, ये वगैरह, ये सब चीज का जिम्मेदार यही है, जिसका नाम है आइनोस्फीयर, आयन मंडल। अब इसके ऊपर अगर हम बात करें एक्सोस्फीयर, जो कि सबसे बाहर का मंडल होता है, 640 किलोमीटर का ऊपर का मंडल होता है। इसमें दो क्वेश्चन आपको देखने को होते हैं। जो हम लोग सैटेलाइट बनाते हैं तो दो तरह का एक सैटेलाइट होता है, एक तो आपका पोलर सैटेलाइट होता है और एक आपका जियो सैटेलाइट होता है। यानी एक होता है भूस्थैतिक उपग्रह और एक होता है ध्रुवीय उपग्रह। तो दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक होता है आपका ध्रुवीय, ध्रुवीय उपग्रह, यानी एक हो गया आपका पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, और एक होता है आपका, ठीक है, ध्रुवीय के बाद एक हो गया आपका जियो सैटेलाइट, यानी भूस्थैतिक उपग्रह, भूस्थैतिक, भूस्थैतिक उपग्रह, ठीक है, यानी जियो, जियो सैटेलाइट, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे जियो सैटेलाइट, जियो सैटेलाइट, ठीक है। तो दो तरह के उपग्रह होते हैं। अब थोड़ा सा इसमें एक और बारीक से क्वेश्चन आता है कि अगर आ गया कि ध्रुवीय उपग्रह को जमीन से कितने ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब कि कितने ऊंचाई तक इसको रखे जाते हैं, तो ध्रुवीय उपग्रह जो होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो आपको 700 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर के आसपास होती है।
यानी 700 से 1000 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है उसको ध्रुवीय उपग्रह की ऊंचाइयों को मापा जाता है। और अगर हम बात करें जियो सैटेलाइट का, तो इनके लिए जो ऑर्बिट होता है, यानी जियो सैटेलाइट ऑर्बिट होता है, जिसको हम लोग भूस्थैतिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जिसकी हाइट जो होती है वो 36,000 किलोमीटर के आसपास होती है। यानी जो भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं उनकी हाइट जो होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। तो इस तरीका से आज आपने पूरे के पूरे मंडल देख लिए, यानी एटमॉस्फेयर के सारे लेयर देख लिए। क्षोभ मंडल क्या होता है, समताप मंडल क्या होता है, मध्य मंडल क्या होता है, आयन मंडल क्या होता है। इनमें से जो जो बुलेट पॉइंट होते हैं सब आप बारीकी से लिख लेना, एक एक पॉइंट। और मैं अब आपके दावे के साथ कह सकता हूं कि इस टॉपिक से अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। तो मेरे प्यारे साथी, जितने सभी लोग आप लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और एक सीरीज चला रहा हूं जिस सीरीज में मैं आपको पूरा वर्ल्ड जियोग्राफी कवर कराऊंगा, फिर जियोग्राफी कवर कराऊंगा। ठीक है, तो तब के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।